हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय लॉ एंड जुडिशरी चैनल। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है फॉर जुडिशरी एग्जामिनेशन। तो दोस्तों, कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसे कौन सी पार्टीज़ है उसको कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। तो यहाँ पे हम लोग आज देखने वाले हैं कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट या कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़। ये दोनों नाम जो है वो यहाँ पे लिए जाते हैं, क्योंकि हु इज़ द पर्सन टू कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखना बहुत ज़रूरी होता है। सो हियर व्हाट इज़ द कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी। तो कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी में डेफिनेशन पार्ट कहता है एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज दैट द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट शुड हैव द कैपेसिटी टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी यहाँ पे अस्तित्व लाने के लिए या कुछ इसेंशियल्स पार्ट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, आपके पास कैपेसिटी टू एंटर इनटू दैट कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। कैपेसिटी हियर मीन्स कॉम्पिटेंट ऑफ अ पार्टी टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का इसेंशियल माना जाता है कि पार्टी शुड हैव द कैपेसिटी टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन यहाँ पे क्रिएट किए जाते हैं। तो दोस्तों, सेक्शन 11 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है, वेयर एक्ट से वर्डिंग ली है, एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट and who is of sound mind and is not disqualified from contracting by law any law to which he is subject। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है अगर एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट, हर एक पर्सन कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट है अगर उसने एज ऑफ मेजोरिटी है और वो सब यहाँ पे हु इज़ ए साउंड माइंड है और उसको नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एनी कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ। तो ये तीन क्राइटेरिया अगर फिट होती है तो माना जाता है कि दैट पर्सन इज एलिजिबल टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, द फॉलोइंग आर द पीपल हु हैव द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कौन से पर्सन है जिनके पास कैपेसिटी टू द कॉन्ट्रैक्ट है। दोज हु विद द साउंड माइंड, फर्स्ट वन। People who have crossed the age of majority, those who can contract because they are qualified under the contracting law। तो ये पर्सन है जो कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट माने जाते हैं। तो यहाँ पे साउंड माइंड पर्पजेज ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, साउंड माइंड का मतलब क्या होता है, सेक्शन 12 कहता है अ पर्सन इज सेड टू बी साउंड माइंड, ये पर्सन को साउंड माइंड कहा जाएगा for the purpose of making a contract if at a time when he makes it he is capable of understanding it and of forming a rational judgment as its effect upon his interest। इस ऐसे बंदे को साउंड माइंड कहा जाएगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट करते समय उसकी कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है एंड द फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट कैपेसिटी है, और उसको ये पता है कि अगर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूँ तो ये मेरे अगेंस्ट में जा रहा है या मेरे फेवर में है। अगर ये दोनों पॉजिटिव और निगेटिव साइड से उसकी अंडरस्टैंडिंग है तो ये उसको माना जाएगा साउंड माइंड। तो दोस्तों, पर्सन इज यूजुअली साउंड माइंड, साउंड माइंड पर्सन है जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट अनसाउंड माइंड पर्सन भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बट कुछ सिचुएशन है, ये स्लाइड में मैंने ऐड की है कि ये सारी सिचुएशन में अनसाउंड माइंड पर्सन भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, बट वहाँ पे कुछ इसेंशियल क्राइटेरिया दे हैव टू फुलफिल या कुछ लिमिटेशंस है वहाँ पे। देन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड के पर्सन में अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्टर इडियट पर्सन भी आता है, लुनैटिक पर्सन, ड्रंकर्ड पर्सन भी आता है, हिप्नोटिज्म भी आता है कि ये अनसाउंड माइंड पर्सन गिने जाते हैं। तो उनकी डेफिनेशन यहाँ पे नॉट। एज ऑफ मेजोरिटी फर्स्ट पार्ट है, एज ऑफ मेजोरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो आप कैसे फाउंड आउट करेंगे कि एज ऑफ मेजोरिटी क्या है, क्योंकि हर एक एक्ट में एज ऑफ मेजोरिटी डिफरेंट है। तो यहाँ पे मेजोरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो मेजोरिटी हु इज़ द पर्सन मेजर नहीं दिया है, इसीलिए वी विल सी द इंडियन मेजोरिटी एक्ट का सेक्शन 3 प्रोवाइड करता है कि जिसका डिफाइन एज 18 ईयर्स, यहाँ पे द पर्सन एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। अगर इंडिया इज़ डिफाइन एज 18 जिसने 18 ईयर्स कंप्लीट कर दिया है वो जो एज ऑफ मेजोरिटी में गिना जाता है।
हु हैज़ नॉट अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स इज टर्म एज अ माइनर. जिसका 18 ईयर्स कंप्लीट है अबो 18 ईयर्स दैट कॉल द मेजर, एंड जिसका बिलो 18 ईयर्स इट्स कॉल्ड द मेजर. और दूसरा यहाँ पे द टर्म माइनर में इंक्लूडिंग एनी पर्सन मेल और फीमेल हु हैज़ नॉट अटेन द एज ऑफ मेजोरिटी दोनों ली जाते हैं. और एक डेफिनेशन है सिटीजनशिप एक्ट सेक्शन 2 सब क्लॉज ई ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955. इसमें भी दिया गया है कि एज ऑफ मेजोरिटी आप कैसे काउंट कर सकते हैं, कौन पर्सन है. देन स्पेशल केसेस में अगर वहाँ पे गार्डियन अपॉइंटेड है एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए तो एज ऑफ मेजोरिटी यहाँ पे से 21 मानी जाती है. नेचर एंड इफेक्ट ऑफ एग्रीमेंट विथ माइनर. माइनर के साथ कोई भी एग्रीमेंट है तो वो वॉइड अब इनिशियो माना जाएगा. एन एग्रीमेंट रिमेन वॉइड इवन इफ फ्रॉडुलेंट रिप्रेजेंट. अगर माइनर ने आपके सामने रिप्रेजेंट कुछ अलग डेट की है फिर भी वो माइनर ही माना जाएगा और उसके साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ही माना जाएगा. अगर वो फ्रॉडुलेंटली उसका एज कुछ डिफरेंट बताता है फिर भी. इसमें मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, ये शॉर्ट में मैं आपको समझा देती हूँ एग्जैक्टली क्या है. तो ये केस आप कभी भी रेफ़र कर सकते हैं फॉर दैट माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट. जो माइनर है यहाँ पे धर्मोदास है, उसने मॉर्गेज की थी प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ ब्रह्मदत्ता. ब्रह्मदत्ता को उनकी प्रॉपर्टी उसने मॉर्गेज करके दी थी. जो है धर्मदत्ता इज़ द हस्बैंड ऑफ मोहरी बीबी. जो है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, जो मोहरी बीबी ने फाइल केस किया है अगेंस्ट द धर्मोदास घोष. तो धर्मोदास घोष जो है यहाँ पे माइनर पर्सन है एंड मोहरी बीबी जो है वो ब्रह्मदत्ता की वाइफ है. तो यहाँ पे लोन लिया था धर्मोदास ने मॉर्गेज करके, उसके बदले में 20,000 लोन लिया था. जो यहाँ पे ब्रह्मदत्ता पेड द माइनर ऑफ, उसने 8,000 रुपीज़ उसको पहले से आउट ऑफ 20,000 8,000 उसने ऑलरेडी हैंड ओवर कर दिए थे. ही बिकम अ मेजर अ फ्यू मंथ लैटर एंड फाइल अ केस. थोड़े दिन के बाद में जो धर्मोदास घोष है वो मेजर हो जाता है और वो केस फाइल सूट फाइल करता है. डिक्लेरेशन दैट द मॉर्गेज एग्जीक्यूट बाय हिम ड्यूरिंग हिम माइनॉरिटी वॉज वॉइड एंड शुड बी कैंसल. जो मैंने ब्रह्मदत्ता के साथ मॉर्गेज डीड बनाया था उसको आप डिक्लेयर कीजिएगा कि वो वॉइड है एंड वो कैंसिल कर देना, वो जो एज ऑफ माइनॉरिटी के अंदर मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था. तो कोर्ट हेल्ड दैट इट वॉज हेल्ड दैट द मॉर्गेज बाय माइनर वॉज वॉइड एंड ब्रह्मदत्ता वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू रीपेमेंट ऑफ मनी. तो यहाँ में ब्रह्मदत्ता है जिसने 8,000 रुपये पहले से दे दिए थे, वो 8,000 रुपये यहाँ पे रिकवर नहीं कर सकते क्योंकि माइनर के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है वो वॉइड अब इनिशियो माना जाता है, वॉइड माना जाता है, उसका कोई भी इन्फोर्समेंट नहीं है. तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट वाइल वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट. थैंक यू.